वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले इंडियन पार्लियामेंट अर्थात भारतीय संसद के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आप मेरे साथ देख सकते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी कवर कर रही हूँ। इससे पहले और भी सब्जेक्ट थी क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है दोपहर 1 बजे। इसमें इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो चुकी है, इंडियन पॉलिटी के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब इनकी आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है या फिर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप फुल पेड कोर्स लेते हैं तो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट सीरीज़ है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो कि आपके लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। आप आर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक ठाक समय अभी भी, या फिर यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बेटर स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन भी एससीएस के द्वारा दिए जाते हैं, तो आपको सिर्फ वही कवर करना होता है जो इस कोर्स में दिया गया है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट में सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, जब किस आर्टिकल से ये रिलेटेड है, इन सबको पहले कवर करेंगे। फिर हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके भारतीय संसद बन जाती है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति भी आते हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 3 अंग हैं। 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया। अब इनमें से एक उच्च सदन होता है और दूसरा निम्न सदन होता है। तो जो राज्यसभा है वो उच्च सदन कहलाता है, दूसरा चैम्बर्स या फिर बड़ों की सभा कहलाता है, जबकि लोकसभा निचला सदन या फिर पहला चैम्बर या फिर चर्चित सभा कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का भिन्न अंग होते हैं। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है और संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, इसे अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। क्योंकि भारत की जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के समकक्ष है और ब्रिटेन की संसद जो कि वेस्टमिंस्टर महल में है, इसलिए भारतीय संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत आर्टिकल 79 से 122 में संसद के गठन की, संरचना की अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 79 से 122 तक जो भी इससे रिलेटेड है वो सारे आर्टिकल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 79। इसके अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। संविधान में संसद चुने जाने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित की गई, जैसे कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे उस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समकक्ष शपथ लेनी होती है और उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तो राज्यसभा के लिए एलिजिबल होने के लिए 30 वर्ष चाहिए और जो लोकसभा है इसके लिए 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हों। संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का जो पैनल है और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान होते हैं। उनकी भर्ती और जो सेवा शर्तें संसद द्वारा ही निर्धारित होती हैं और दोनों सदनों के जो सचिवालय, इनका मुखिया महासचिव होता है। अब ये जो महासचिव है वो स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन के अधिकारी ही करते हैं। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? तो पहला सत्र है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। मानसून सत्र चलता है जुलाई से लेकर के सितंबर तक, जबकि शीतकालीन सत्र चलता है नवंबर से लेकर के दिसंबर तक।
संसद का जो सत्र, इसमें प्रथम बैठक से लेकर के जो सत्रावसान होता है या फिर लोकसभा में जो विघटन का मामला होता है, ये मध्य की समयावधि होती है और सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के सत्रावसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के बीच की जो समयावधि है, इसको क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं। संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक होती 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगन या फिर सत्रावसान होता है या फिर विघटन हो सकता है। लोकसभा में विघटन होता है, राज्यसभा में नहीं। तो इनके द्वारा इसको समाप्त किया जाएगा। तो कौन कौन सा? या तो स्थगन होगा, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सत्रावसान या फिर विघटन होता है। स्थगन के द्वारा बात किया जाए तो बैठक का जो कार्य है वो कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ घंटे, दिन या सप्ताह भी हो सकते हैं, इतने दिनों के लिए निलंबित होता है। किसी राज्य की सीमा बदलने की जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव विचार पर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के जो सचिवालय के सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार भी होता है। अब इस लिस्ट में हम लोग देखने वाले हैं संसदीय विशेषाधिकार को। तो संसद के लिए जो सामूहिक विशेषाधिकार है और सदस्यों के लिए जो व्यक्तिगत हैं, एक एक करके देखेंगे। तो 44वां संशोधन आता है 1978 में। इसमें बिना पूर्व अनुमति के संसद की रिपोर्ट प्रकाशित करने की प्रेस की स्वतंत्रता बहाल की गई, लेकिन छुपकर बैठने का नहीं। और सेकंड हो गया विशेषाधिकार, अजनबियों को रहस्य से दूर रखने का, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाए और विशेषाधिकार के उल्लंघन या फिर अवमानना, निलंबन या निष्कासन के लिए सदस्यों, बाहरी लोगों को दंडित किया जाए। जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है किसी सदस्य की गिरफ्तारी या फिर हिरासत आदि के बारे में, और संस्थान की पूछताछ प्लस गवाहों की उपस्थिति आदि का भी आदेश दिया जाता है। अदालतें संसद की जो कार्यवाही है इसकी जांच नहीं कर सकती। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यवाही से किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये अधिकार हो गए जो कि संसद के विशेषाधिकार हैं। इसके अलावा सदस्यों के लिए कौन कौन से विशेषाधिकार हैं वो भी देख लीजिए। सदस्यों के लिए जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं उसमें सबसे पहले संसद सत्र के दौरान 40 दिन पहले या फिर बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपराधिक मामलों में विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है। संसद में सदस्यों को बोलने की आज़ादी दी जाती है। संसद और समितियों में जो कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जूरी सेवा से छूट मिलती है। लंबित मामले में साक्ष्य देने और गवाह के रूप में उपस्थित होने से इनकार कर सकता है यदि सत्र चल रहा हो तो। अभी तक जो भी पढ़ा उसको अगर मैं रिवाइज कराऊँ तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 79 में दिया गया है कि संघ के लिए एक संसद होती है जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। पहला तो राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, इनसे मिलकर के संसद का गठन होता है। तो संसद के कार्य क्या है? मुख्य कार्य यही है कि विधि निर्माण करना। अब इसके साथ साथ और भी भूमिका होती है, जैसे सरकार का गठन करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करके उसे जवाबदेह बनाना होता है। ठीक है, प्रश्नकाल जैसे हो गए, संसदीय प्रस्ताव हो गए, संसदीय समितियां हो गई, बजट पर बहस करना हो गया, इन सबको करके कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है। संसद लोकतांत्रिक गतिविधियों का एक केंद्र होता है जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और बहस की जाती है। ठीक है, संसद कुछ महत्वपूर्ण विषयों में अर्धन्यायिक भूमिका भी निभा लेती है, जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध जैसे महाभियोग की प्रक्रिया हो गई। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाए जाने के लिए जो महाभियोग चलाया जाता है। तो इस प्रकार से अर्धन्यायिक भूमिका भी संसद निभाती है। संसद कुछ जैसे महत्वपूर्ण पद हो गए उन पर चुनाव का भी कार्य करती है, क्योंकि कई बार प्रश्न आता है कि ये चुनाव इनके कौन कौन कराता है। तो इसमें राष्ट्रपति आगे, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, इन सब के चुनाव कौन कराता है? तो संसद कराती है। तो इस प्रकार से संसद के कई कार्य हैं। अब इसमें राज्यसभा और लोकसभा भी आ जाती है। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। तो राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है संसद का, ठीक है, और जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। अब आगे हम लोग राज्यसभा के बारे में भी पढ़ेंगे और लोकसभा के बारे में भी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सामान्य सी जानकारी देना चाहूँगी कि राज्यसभा की जो संरचना है उसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे कि अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, अर्थात सीटों का आवंटन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लोकसभा है जनता का सदन है, निम्न सदन है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। विघटन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी सीटों का आवंटन और इससे रिलेटेड जो भी संशोधन है उनके बारे में जानेंगे। तो आज ये हमने पढ़ा संसद के बारे में। अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कल कंटिन्यू करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा को भी कवर करके हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैं एक बार जो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जितने भी आर्टिकल हैं
पूरे रिवाइज कराने वाली हूँ। तो पहले आप पॉलिटी मेरे साथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक बड़ा वीडियो आने वाला है जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के जितने भी आर्टिकल में आपको डाउट लगेगा वो सारे डिटेल में मैं बताऊंगी, और जो पढ़ चुके हैं तो वो तो रिवीजन ही हो जाएगा। तो ये हो गई आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगर इनकी आपको PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, जिसमें मात्र 100 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।